नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी आने वाली एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका एक अंग है। तो याद रखना है दोस्तों, जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। अब इसको थोड़ा सा आपको समझना है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों अरबों वर्ष पहले की, तो जो आपका पृथ्वी है ये दो भागों में बटा हुआ था। एक तो आपका उत्तरी भाग था दोस्तों जिसको अपन ने नाम दिया था अंगारा लैंड, और एक आपका दक्षिणी भाग था जिसको अपन ने नाम दिया गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। और दोस्तों जो भारत है ना आपका, ये भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है। अब भारत के बारे में एक दो चीजें और आपको याद रखना है दोस्तों कि जो आपका ये भारत है ना, भारत, इस भारत के अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा जो सीमा है ये कौन से देश से लगती है, तो सबसे ज्यादा सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। अगर आपसे पूछे कितनी लगती है, तो लगभग 4096 किलोमीटर की जो सीमा है ये भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। और वहीं आपके जो 5 राज्य है, ये 5 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ लगते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। फिर बात करें दोस्तों विश्व की दृष्टि से, तो एक दो पॉइंट और आपको याद रखना है कि पूरे विश्व में अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। और वहीं अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। तो याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। और भारत की सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके बनाए हैं। अगला, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समाधि से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे हम बहुत सारी समाधियां पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि ये सारी की सारी समाधियां कहां पर है? आपकी दिल्ली में। और दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि शांति वन जो है यहाँ पर किसकी समाधि है, तो जवाहरलाल नेहरू जी जो है, ये जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है वो कौन सी है? तो शांति वन है। अब आगे हम देखते कौन कौन सी समाधि स्थल आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों राजघाट, जो कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। चैत्य भूमि अति इंपॉर्टेंट है, जो कि भीमराव अंबेडकर साहब का समाधि स्थल चैत्य भूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शांति वन की हम बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपन ने चर्चा कर ही लिया है। विजय घाट की हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां पर है? विजय घाट। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। शक्ति स्थल की हम बात करें तो इंदिरा गांधी जी जो है, ये इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। इंदिरा गांधी जी काफी पावरफुल शक्तिशाली थी, तो उनका समाधि स्थल भी शक्तिशाली या शक्ति स्थल। अभय घाट, मोरारजी देसाई, जिसको किसी का भय नहीं, वो है आपका अभय। और अभय कौन है? तो मोरारजी देसाई है। किसान घाट हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह की याद रखना है, किसान घाट है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसान नेता थे। तो किसान घाट आपका चौधरी चरण सिंह हो गया। और वीर भूमि अगर आपसे पूछे तो राजीव गांधी का याद रखना है, वीर भूमि। तो याद रखना है इंदिरा गांधी जी शक्तिशाली थी और राजीव गांधी जी वीर थे, तो वीर भूमि राजीव गांधी जी की। और शक्तिशाली या शक्ति स्थल आपका इंदिरा गांधी जी का। ये अति इंपॉर्टेंट समाधि स्थल जो कि एक ही बार में अपन ने कवर कर लिया। अपना टारगेट है आपका जीके जीएस में से 20 में से 20 नंबर लाना, तो ये जरूर होगा। अगला क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है अजंता की जो गुफाएं ये कहां पर आपको देखने को मिलती है? तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अजंता की गुफाएं पूछे या फिर आपसे पूछे कि एलोरा की गुफाएं कहां पर है, तो एलोरा की गुफाएं भी आपका महाराष्ट्र में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि बाघ की गुफाएं कहां पर है, तो याद रखना है दोस्तों बाघ की गुफाएं आपका धार जिले में आती है, जो कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। तो बाघ की गुफाएं आपका मध्य प्रदेश में आती है। और एक और आपको याद रखना है भृतहरि की गुफाएं कहां पर है? तो भृतहरि की गुफा भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में, बाघ की गुफा आपका मध्य प्रदेश में, भृतहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में। ये इतनी इंपॉर्टेंट गुफाएं आपको यहां से याद रखनी है। अगला, सालार जंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, जो सालार जंग संग्रहालय है ना, ये कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है। हैदराबाद में। अति
क्वेश्चन। अब यहाँ से हैदराबाद से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो हैदराबाद है इसको भारत में किस आधार पर शामिल किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, ऑपरेशन पोलो जो है, इस ऑपरेशन पोलो के आधार पर, ऑपरेशन पोलो के आधार पर जो आपका हैदराबाद है, इस हैदराबाद को भारत में शामिल किया गया था। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं से एक क्वेश्चन और याद रखना है, अगर आपसे पूछे ना कि रियासतों का एकीकरण किसने किया, तो जो रियासतों का एकीकरण है ना दोस्तों, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रियासतों का एकीकरण किया गया और इसी में एक आपका हैदराबाद रियासत थी जिसको ऑपरेशन पोलो के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। तो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला, पतंजलि का संबंध किससे है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो पतंजलि है ना वो किससे संबंधित है, तो योग दर्शन से संबंधित है। योग दर्शन से संबंधित है। कैसे याद रखोगे, तो आप सभी जानते हो बाबा रामदेव पतंजलि के प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं और पतंजलि में बाबा रामदेव जो है जो योग करके दिखाते हैं। तो योग दर्शन का संबंध पतंजलि से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो ब्रह्म समाज है ना, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय जो है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की, ये क्वेश्चन हजारों बार एग्जाम में पूछा गया, तो जरूर से जरूर याद रख लेना। अगला, लोसांग एक उत्सव है जो कि मनाया जाता है। अब अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लोसांग है ये कहां पर मनाया जाता है, ये आपको बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि जो लोसांग है ये कहां का है, तो ये सिक्किम का है। सिक्किम का है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोसांग त्योहार सिक्किम का है। अब एक चीज और याद रखना है दोस्तों कि जो आपका सिक्किम है ना, सिक्किम की हम बात करें तो जो सिक्किम है, इस सिक्किम के बारे में दो तीन चीजें आपको याद रखना है कि जो सिक्किम है इसकी सीमा 3 देश से लगती है। एक आपका कौन सा, तो एक आपका नेपाल हो गया। एक आपका कौन सा हो गया, तो एक आपका भूटान हो गया। नेपाल भूटान हो गया। और एक आपका चीन हो गया। तो टोटल 3 देशों से किसकी सीमा लगती है, आपका सिक्किम की सीमा लगती है। इस चीज को आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसी सिक्किम में आपका कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो लोसांग त्योहार मनाया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे ना कि भैया नाथुला दर्रा कहां है, तो ये जो नाथुला दर्रा है ना, ये नाथुला दर्रा भी आपका कहां पर है, तो ये भी सिक्किम में है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिक्किम के बारे में याद रखना है और यहीं पर लोसांग त्योहार मनाया जाता है। अब हम थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार की बात कर लेते हैं। एक आपका याद रखना है दोस्तों, धानु यात्रा त्योहार। अगर आपसे पूछे कि भाई धानु यात्रा त्योहार कहां पर मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसी उड़ीसा का एक और इंपॉर्टेंट त्योहार है जिसका नाम है नुआखाई त्योहार। तो धानु यात्रा और नुआखाई दोनों ही आपका कहां मनाया जाता है, उड़ीसा में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि कामाख्या माता का जो मंदिर है वो कहां पर है, तो असम में है। और इसी कामाख्या माता के मंदिर में एक मेला लगता है दोस्तों जिसका नाम है अंबुबाची का मेला। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। कामाख्या माता का मंदिर कहां पर है, तो ये असम में है। असम में कौन सा मेला लगता है, तो अंबुबाची का मेला लगता है। एक इंपॉर्टेंट आपको त्योहार याद रखना है, ओणम। तो ओणम कहां पर है, तो ये केरल में मनाया जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगाकर लिखना, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का नागालैंड में मनाया जाता है दोस्तों। नागालैंड में एक त्योहार आता है आपका बिहू। तो बिहू आपका कहां का है, तो असम का है। देखो, अंबुबाची का मेला भी असम में लगता है और बिहू भी आपका कहां पर मनाया जाता है, असम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, नमस्ते ओरछा महोत्सव अगर आपसे पूछे तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पोंगल आपका कहां मनाया जाता है, तमिलनाडु में। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, पोंगल कहां पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में। बथुकम्मा फेस्टिवल कहां का है, तेलंगाना का। ये भी अति इंपोर्टेंट है, बथुकम्मा। और एक आपको याद रखना है बोनालू त्योहार, जो भी तेलंगाना का। तो बथुकम्मा और बोनालू दोनों ही के कहां के, तेलंगाना के। तो ये इतने इंपॉर्टेंट त्योहार है दोस्तों, लगातार एग्जाम में पूछे गए। बिल्कुल सिलेक्टेड आइटम आपके सामने लेकर आया हूं जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। और वही चीजें हमें पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टेड तैयारी अपने को करना है ताकि कम समय में ज्यादा तैयारी हो पाए, ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए और अच्छे नंबर हम गेन कर पाए। अगला, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। अब मैंने एलोरा के बारे में आपको बता ही दिया था कि एलोरा की जो गुफा है ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और एलोरा की जो गुफा है ना दोस्तों, ये किस किस से संबंधित है, तो आपको एक चीज याद रखना है। यहाँ पर एक तो आपका हिंदू धर्म और एक आपका बौद्ध धर्म, दोनों से संबंधित मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलते हैं और ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है एलोरा की गुफाएं। अगला,
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है ना दोस्तों, ये 1 मई को मनाया जाता है। आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गिरनार पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि गिरनार की जो पहाड़ियां है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना है ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है आपकी? तो गुजरात में स्थित है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात में आपकी गिरनार की पहाड़ियां है। अब गुजरात आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो गुजरात के बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला राज्य अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, तो तटीय सीमा वाला राज्य भी आपका कौन सा है? गुजरात है, गुजरात है। फिर गुजरात के बारे में एक और चीज आपको याद रखना है दोस्तों कि गुजरात ऐसा राज्य आपका, तो एक तो स्थलीय सीमा भी बना रहा है, स्थलीय सीमा भी बना रहा है, और प्लस आपका तटीय सीमा भी बना रहा है, तटीय सीमा भी बना रहा है। गुजरात के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो है ये आपका कहां पर है? तो ये भी गुजरात में है। इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाने जाते हैं? अब तोता ए हिंद के नाम से किसे जाने जाते हैं? तो याद रखना है दोस्तों ये अमीर खुसरो को जाना जाता है, अमीर खुसरो को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अब अमीर खुसरो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अमीर खुसरो मध्यकालीन भारत के एक ऐसे कवि, एक ऐसे इतिहासकार थे जो कि बहुत इंपोर्टेंट थे, और इन्होंने 7-8 शासकों का लगभग कार्यकाल इन्होंने देखा है। तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि भाई इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया साहब जो है, ये निजामुद्दीन औलिया साहब इनके गुरु थे। तो ये आपको याद रखना है, अमीर खुसरो के थे, अमीर खुसरो के थे। ऑप्शन नंबर सी का याद रखना है। अब यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है दोस्तों, एक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। एक यहाँ पर नाम आ रहा है इब्न तूता। अब इब्न तूता कौन था दोस्तों? तो याद रखना है ये कौन था? तो ये अफ्रीका का एक यात्री था, ये अफ्रीका का एक यात्री था। और ये कहाँ आया था? तो एक अपने भारत में आया था। कहाँ आया था? भारत में आया था। और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रहला। क्या नाम था? रहला नाम था, रहला नाम था। तो अगर आपसे पूछे इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है, तो रहला था, रहला था, जो कि अफ्रीका का यात्री था, भारत में यात्रा पर आया था। और इसने भारत की यात्रा को दर्शाया किसमें? तो रहला नामक बुक में दर्शाया। ये अति इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है दोस्तों ये जो सितार के जादूगर है ना, इस नाम से रहीम को जाना जाता है, रहीम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, रहीम को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगला, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? अब गौतम बुद्ध की हम बात करें, तो गौतम बुद्ध की हम यहाँ पर बात करें तो 2-3 चीजें आपको याद रखना है दोस्तों कि जो गौतम बुद्ध थे ना, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका? बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दूसरी बात अगर आपसे पूछे दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भी आपके कौन हो गए? गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हो गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि इनका एक घोड़ा था, इनका जो घोड़ा था प्रिय घोड़ा, उस घोड़े का नाम क्या था? तो उनके घोड़े का नाम था क्या? कंथक। क्या नाम था? कंथक जो था, ये कंथक इनका घोड़ा था। और इस घोड़े के साथ इनका एक सारथी था। इनका कौन था? सारथी था। तो इनके सारथी का नाम क्या था? तो छंदक था। क्या नाम था? छंदक था। तो घोड़ा कंथक हो गया, सारथी छंदक हो गया। फिर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध जो थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में हुई। कहाँ हुई? बोध गया में हुई। बोध गया बिहार में आता है। तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे हुई, तो नदी का नाम भी आपको याद रखना है, निरंजना नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस वृक्ष के नीचे हुई? तो वृक्ष का नाम भी आपको याद रखना है, पीपल का वृक्ष, निरंजना नदी और बोध गया नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक माने गए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एशिया का ज्योति पुंज किसे कहते हैं? तो याद रखना है दोस्तों, एशिया का जो ज्योति पुंज है, ये एशिया का ज्योति पुंज आपका किसे कहते हैं? तो ये गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, किसने कहा था कि दिल्ली दूर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बात किसने कही थी कि दिल्ली अभी दूर है? अब यहां पर कहानी को समझना तो आपको सारी चीजें याद रह जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों दिल्ली वंश की, और दिल्ली सल्तनत की हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में एक वंश था जिसका नाम है खिलजी वंश। क्या नाम था? खिलजी वंश। और इसी खिलजी वंश का एक अंतिम संस्थापक हुआ करता था जिसका नाम है खुसरो शाह। क्या नाम है? खुसरो शाह।
अब खुसरो शाह इतना शानदार आदमी था साहब कि इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी कवि थे, इतिहासकार थे, उनको क्या कर दिया इसने, तो इन्हें अच्छा खासा दान दे दिया। इसने अच्छा खासा क्या कर दिया, तो भूमि दान दे दी, पैसे दान दे दिया। तो खिलजी वंश का एक संस्थापक था खुसरो शाह, इसने क्या कर दिया, तो कवि और इतिहासकारों को भूमि दान दे दी, पैसे दान दे दिया। अब जैसे खिलजी वंश समाप्त हुआ, एक नया वंश आया जिसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश, और तुगलक वंश का एक संस्थापक आया जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है, ग्यासुद्दीन तुगलक नाम का एक व्यक्ति आया। अब ग्यासुद्दीन तुगलक जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, तो खुसरो शाह ने जिसको भी दान दिया था उस सब लोगों से बोला कि जिसको भी खुसरो शाह ने दान दिया, भूमि दान दी, वो सब वापस मुझे लौटा दे। अब इसी में एक और एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया क्या थे, तो निजामुद्दीन औलिया उस टाइम पर दिल्ली नहीं थे और दिल्ली वो वापस लौट ही रहे थे। तो ग्यासुद्दीन ने उनको संदेश भेजा दिया था कि निजामुद्दीन औलिया साहब, आपको खुसरो शाह ने जितनी भी चीजें दी या जितना भी दान दिया वो वापस मुझे कर दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने उन पर क्या बोला कि साहब अभी दिल्ली दूर है, मैं दिल्ली में नहीं हूं, अभी दिल्ली तो पहुंचूं। तो इसी से पहले वो दिल्ली नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ग्यासुद्दीन यहाँ पर गद्दी से हट गया था। तो याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया का कथन था कि हुनुज दिल्ली दूर अस्ती या दिल्ली दूर है। ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और ये निजामुद्दीन औलिया साहब अमीर खुसरो के गुरु थे। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो बिरजू महाराज वाला क्वेश्चन है ना, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो जो बिरजू महाराज है ना, ये कथक नृत्य से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। बस आपको अभी ये याद रख लो कि कथक नृत्य से संबंधित है। आगे मैं आपको पूरे नृत्य बताने वाला हूं अभी कि कौन सा नृत्य कहां पर होता है। कथक नृत्य मतलब बिरजू महाराज। अगला, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे, तो याद रखना है भारतीय शिवाजी जो है ये आपका मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बिरजू महाराज आपका कथक के लिए और भारतीय शिवाजी आपके मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली, देखो वैसे तो रंगोली पूरे भारत में बनाई जाती है, लेकिन एक स्थान या राज्य विशेष की बात करें तो महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस है रंगोली। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिस प्रकार से आप देखोगे कि गरबा भले पूरे भारत में खेले जाते हैं लेकिन ये गुजरात में ज्यादा प्रसिद्ध है, तो उसी प्रकार से रंगोली भले पूरे भारत में बनाई जाती है लेकिन महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है, जो राजा राम मोहन राय ये ना, इनको भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और याद रखना है दोस्तों, पहले इनका नाम राम मोहन राय था लेकिन इनको राजा की उपाधि बाद में दी गई है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल से संबंधित थे, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो सिख गुरु जो अर्जुन देव थे ना दोस्तों, ये किसके शासनकाल से संबंधित थे, तो ये जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे। बाद में जहांगीर और इनके बीच में मतभेद भी हुआ। तो याद रखना है, अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे और इनका संबंध जहांगीर के शासनकाल से था, मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल से। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो याद रखना है दोस्तों, जो गुरु गोविंद सिंह है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। अगला, राग मियां की मल्हार के रचिता कौन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राग मियां की मल्हार जो है इसके रचिता कौन है, तो इसके रचिता तानसेन है। संगीत सम्राट तानसेन जो है ये राग मियां की मल्हार के रचिता है। और अगर आपसे पूछे तानसेन की समाधि कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है दोस्तों, ग्वालियर में है। ग्वालियर में तानसेन किसके दरबार में थे, तो ये अकबर के दरबार में थे, अकबर के दरबार में तानसेन थे। और राग मियां की मल्हार ये आपकी तानसेन की रचना है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो जो मुखौटा है ना दोस्तों, ये कथक कली से संबंधित है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर नृत्य की शैली पूछी गई। अब नृत्य की शैली अगर आपसे पूछी तो इसमें एक मुखौटा नृत्य का आता है। तो मुखौटा नृत्य जो शैली है ये कथक से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो याद रखना है दोस्तों, जो गरबा है ना, ये गरबा आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। क्या नहीं है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य जो है ना दोस्तों, भारत में टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसमें से जो गरबा है ये गरबा शास्त्रीय नृत्य
नृत्य नहीं गए, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य अभी याद करने। सबसे पहला आपको याद रखना है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और इसी के बाद मैंने बताया था कि जो आपके बिरजू महाराज है, ये बिरजू महाराज आपके कथक से संबंधित है, जो कि आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कुचिपुड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। मणिपुरी आपको याद हो जाएगा, मणिपुर का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। और शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का। अगर आप विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है शास्त्रीय नृत्य से, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ये चीज आपको याद रखना है। एक बार फिर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनी अट्टम केरल, अति इंपोर्टेंट है। और शास्त्रीय आपका कहाँ का है? तो शास्त्रीय आपका असम का है। ये कुछ इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य थे जो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये आज की इंपोर्टेंट क्लास थी। कम समय में ज्यादा चीजें मैं आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो कंटिन्यू हम इसी तरीके से डेली क्लास लाते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी आने वाली एग्जाम तक बेहतर से बेहतर हो जाए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर राघव सर जी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, राघव सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।